बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आज याद करें तो हंसी आए या दुख हो। स्कूल में आपकी तालीमी सूरत हाल किस नौइयत की थी शुरू में, इब्तदाई दिनों में? अच्छा, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए रुझान से सेहत के शोबे के लिए ये मुफीद है या नुकसानदेह है? इंडस का ख्वाब जो नज़र आया देखा गया वो देखा 1987 में। 86 में कराची में बम ब्लास्ट हुआ था एक मोदी बाज़ार के अंदर, जिसमें 75 लोग ज़ख्मी हुए थे और कोई 450-500 लोग 75 शहीद हुए थे और 450-500 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। हमने एक मॉडल भी, एक अजूबा ख्वाब देखा था कि जी वो होगा और फ्री होगा और क्वालिटी होगी। तो लोगों को कन्विंस करना कि यार एक फ्री अस्पताल चल सकता है, बहुत मुश्किल, ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल। 99.99% लोग यही करते थे कि नहीं चल सकेगा। पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क में जो बना वो ला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया और फिर हमने 1982 में शुरू किया। तो मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हमारी मिस डायरेक्टेड प्रायोरिटीज़ रही हैं, लेकिन हमको प्राइमरी केयर के ऊपर और प्रिवेंटिव साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस मुल्क में आप साफ पानी का नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कि 67% जो है ना आपकी बीमारियाँ पानी वाटर बॉन्ड है। तो मेजर फ़र्क ये है। अच्छा, इस पूरे सफ़र में, इंडस अस्पताल के इस पूरे क़याम में और इस पूरे सफ़र में आपके लिए क्या सबक रहा हो, क्या सीखा हो आपने जो आप हमारे क़ारीन को और हमें बताएं ताकि हम उससे इस्तेफ़ादा करें? अच्छा, आपने कहा आपका ताल्लुक़ पेशावर से है, तो हमने देखा कि आपने कराची से इंडस अस्पताल को शुरू किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? आपने तो बताया कि आप पैदा कराची में ही हुए, लेकिन आपने उस तरफ क्यों नहीं सोचा कि आप पेशावर की तरफ या खैबर की तरफ जो है वो इसका आगाज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसी शख्सियत के दरमियान मौजूद हैं कि आप में से बहुत से लोग शायद उनके नाम से वाकिफ़ ना हो, मगर उनके काम से हम सब वाकिफ़ हैं। आपने पाकिस्तान में सेहत के शोबे में गिरां क़द्र खिदमत अंजाम दी हैं। आपने इंडस अस्पताल कराची में जो शुरू किया था, आज वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है और आपका ख्वाब है कि आप दुनिया भर में लोगों को सेहत की सहूलियात से आरास्ता करें। तो आज हमारी खुशबख्ती है कि हम उनके दरमियान मौजूद हैं माहनामा साथी के तवस्सुत से। तो हम उनसे सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हम कुछ सवालात लेकर आए हैं ताकि हम उन सवालात की रोशनी में जो उनके जवाबात हों उससे इस्तेफ़ादा करें, हमारे क़ारीन भी और हम भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहब, माहनामा साथी गुज़िश्ता 46 बरस से बच्चों के अदब में मारूफ़ रिसाला है जो कि कराची से निकलता है, और इसकी इनफरादियत ये है कि इसके जो रज़ाकाराना तौर पर इसकी जो टीम है वो काम करती है, और आपके सामने नौजवान मौजूद हैं। हम ख़ुद भी तालिब इल्म होते हैं और हर 2 साल में इसकी टीम तब्दील होती है और इसकी जो खिदमत हैं वो रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दे रही होती है। तो हम माहनामा साथी के तवस्सुत से यहाँ आपके सामने मौजूद हैं और हम कुछ सवालात आपसे करेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके लड़कपन के बारे में और आपकी जो भी सरगर्मियाँ रहीं ज़िंदगी की उनके हवाले से। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने वक्त दिया और यकीनन जब इस किस्म की भी कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, मैं ज़रूर जाता हूँ या ज़रूर उसमें कोशिश करता हूँ अपने शेड्यूल को चेंज करूँ। इसलिए मकसद ये है कि ये हमारा फ्यूचर यही है, हमारा मुस्तक़बिल ये बच्चे हैं। तो इनके अंदर जो हमारे कहने से कुछ चीज़ें अगर बेहतर हो जाएँ तो हमारी औलाद जो अगली जनरेशन है वो उससे मुस्तफ़ीज़ होगी। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन में क्या मसरूफ़ियात रहीं, कैसा गुज़रा और कहाँ गुज़रा आपका बचपन? देखिए, बचपन मेरा ओरिजिनल ताल्लुक़ पेशावर से है, लेकिन सारी फैमिली वहीं से है। लेकिन मेरे वालिद साहब कराची में आ गए थे 1956 में, तो मेरी पैदाइश, मेरी तालीम सब कराची की है। तो पहले मैं जो मुझे होश है तो मैं जहांगीर रोड का इलाका, गार्डन ईस्ट, वहीं मेरी पैदाइश है। हकीम वहाँ पर जो हकीम बकाई होते थे, सदरू कॉटेज, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। इनिशियल तालीम भी मेरी उसी नज़दीक सोजल बाज़ार में जो फुलस्ट हाई स्कूल होता था वहाँ से तक किया। क्लास 8 तक वहाँ तक पढ़ा, क्योंकि फिर वहाँ साइंस नहीं थी। तो फिर मैं स्प्रिंगफील्ड स्कूल चला गया, जहाँ से मैंने वो किया। ज़्यादा मैं बचपन से ही मेरा शौक़ तालीम का ज़्यादा था और खेल कूद भी, क्योंकि हमारे जहाँ पर हम रहाइश थी, जहाँ फ्लैट था, वहाँ पर उसके आगे ग्राउंड भी थे हमारे। तो हॉकी शौक़ से खेला करते, हॉकी ज़्यादा खेली और क्रिकेट भी जैसे वो होता है। और जो मोहल्ले के उस ज़माने के खेल होते थे, रमज़ान में जो ख़ास होते थे कि रमज़ान के अंदर रातों को जागना,
और वो जो उस बिल्कुल एक ज़माने आम से में बच्चे जो की आम तरह बच्चे जो होते हैं ना, होती है। गुल्ली डंडा हो रहा है सही तो सही कंचे हो रहे हैं तो क्या क्या है, सही सही। वो बस। लेकिन एक माहौल था, एक ख़ानदान। पहले जो था ना, वो जो मोहल्ला जो होता था ना, वो आपके ख़ानदान की तरह होता था। बिल्कुल आपका ऐसा ही जो है। है ना, जब आप मोहल्ले में दाखिल होते थे तो आप बिल्कुल सीधे हो अपना जाते ही थे, ऐसी आ क्योंकि जाती है अपने बिल्कुल। अपनायत के अलावा आपके पड़ोसी भी, आपको कोई भी नज़र आ जाए तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो चौकन्ने हो जाते थे, जाते हैं। क्योंकि वो भी किसी वक्त भी आपको तंबीह कर सकते थे, अगर एक दो थप्पड़ भी मार सकते थे। उस ज़माने में तो कोई कि अगर घर पे आके आपने शिकायत की, दो थप्पड़ और पड़ सकते थे कि अब तुमने कुछ गड़बड़ की यानी होगी। कि इतना गहरा ताल्लुक आपस में लोगों आपस का में हाँ, खानदान के ख़ानदान अलावा के भी था कि हाँ नहीं, बिल्कुल इतना हक था कि वो किसी को मार सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल की बात बिल्कुल, है। ताल्लुक़ की बात नहीं, इज़्ज़त की बात है। इज़्ज़त वो ज़माना ऐसा था ना जहाँ पर ये होता था कि जी जो महकमे कुछ होते थे जहाँ रिश्वत का होता, तो वहाँ पर लोग इक्का दुक्का होते थे कि जी यार वो रिश्वत लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज ये हो गया कि वो नहीं वो लेता। नहीं लेता। तो इतना इतना फ़र्क आ गया। फ़र्क माशरे में तब्दीली आई है। सही, आपने तालीम की बात की। स्कूल में आपकी तालीमी सूरत हाल किस नौइयत की थी शुरू में, इब्तदाई दिनों में, यानी देखिए, मैं 5वीं 6वीं तालीम जमात? में हमेशा स्कूल में मैं फर्स्ट ही आया करता था अच्छा। क्लास में। और मैं जब भी आज जो जिस पोजीशन पे पहुंचते हैं उसकी जो मैं समझता हूँ कि उसमें अपनी अपनी जो ज़ाती मेहनत होगी उसका इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि आपके वालिदैन की तरबियत और उनकी तालीम और तरबियत, और फिर आपके जो एक तो होते हैं ना कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, फिर आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं जो कि आपके असातिज़ा कराम होते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका आपके ऊपर अनमेट नक्श होता है आपके दिमाग के ऊपर। तो जैसे अच्छा। मैं क्लास 1 से क्लास 2 में आया तो मैं फर्स्ट आता था, तो मेरी पहले दिन ही मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि मिस बी डिकॉस्टर उनका नाम था, कि जी अपनी अम्मी को लेके आना, दूसरे दिन तो मैं वालदा को लेकर। पहले दिन अगर क्लास टीचर ये कहे कि अपनी अम्मी को लेके आए तो आदमी को परेशानी होती है कि मैंने क्या शरारत कर दी कि जिसकी शिकायत होगी। तो दूसरे दिन मैं लेके पहुँच गया अपनी वालदा को, तो वो मेरी टीचर ने उनसे कहा कि आपका बच्चा जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है माशाअल्लाह। और फर्स्ट भी आता है, लेकिन मसला है कि मेरी हाइट आपको जैसे पता है, तो उस ज़माने में अपने क्लास फेलो से सबसे लंबा था। तो कहती है बड़ा लगता है, तो इसको मैं तैयारी कराऊंगी छुट्टियों में, इसको डबल प्रमोशन दिलाते हैं। अच्छा। तो उस टीचर ने मुझे तैयारी कराई और मैं छुट्टियों के बाद क्लास 3 में चला गया, क्लास 2 नहीं पढ़ी। क्या बात। तो एक साल आपके प्रोफेशनल लाइफ का काम। सही। फिर क्लास 6 में मेरी एक टीचर थी, वो मैं एक मॉनिटर भी था, फर्स्ट भी आता था। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आप ब्रेक में मिलो मुझे स्टाफ रूम में। तो मैं चला गया उनके पास, तो मुझसे पूछने लगी कि आप क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा मैंने लोगों की खिदमत करनी है। अच्छा। तो कहने लगी ऐसे तो नहीं बनोगे। तो एकदम मुझे झटका लगा कि ऐसे क्यों नहीं बनूंगा। पहले मेरा ख्याल था वो मैं मॉनिटर हूँ तो उस किस्म की कोई बात करनी होगी। कहने मैं देख रही हूँ कुछ दिनों में तुम क्लास में बातें बहुत कर रहे हो। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड निकाली और मुझे कहा कि अगस्त के महीने में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 95% थी। सितंबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज जो है ना 92% थी। अक्टूबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 89% थी। नवंबर में तुम फर्स्ट नहीं आओगे, तुम्हारी परसेंटेज क्या होगी मुझे पता नहीं। अच्छा, जब वो उन्होंने कहा तो एक शर्मिंदगी से जैसे होता है कि ज़मीन फटे आप उधर चले जाए, तो मेरे मुश्किल मेरे मुँह से निकला कि जी मैडम आपको अगले महीने शिकायत नहीं होगी। और अगले महीने नवंबर में मैं फर्स्ट आया और 97% थी। तो 6 महीने बाद वो क्लास टीचर की शादी हुई, वो चली गई। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया 50 साल बाद मैंने उनको ढूंढा। अच्छा। फ्लोरिडा में थी वो। उनको मैंने कॉल किया और मैंने कहा मैं बारी बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे डॉक्टर बारी। मैंने कहा जी डॉक्टर बारी। बड़ी खुश हुई। और फिर उसके बाद वो कुछ 6 महीने बाद आई यहाँ पर और इंडस विजिट किया। तो मैं उनको बाहर लेने निकला, तो दूर से मैंने देखा तो उनको मैं चेहरे पे जो है ना वो क्या बात है। खुशी थी उनके चेहरे पे। और जब नज़दीक आई तो मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू भी थे थोड़े से। बेशक। और फिर वो मेरे नज़दीक आए और फिर उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा कि बारी यू मेड मी प्राउड। तो उस ज़माने के असातिज़ा कराम भी ऐसे थे बिल्कुल, जो कि वालिदैन आपका बिल्कुल। रूहानी तो वालिदैन का दर्जा उनको दिया है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी। स्कूल में भी स्पोर्ट्स में भी होता था यानी शुरू शुरू में। से ही आपकी तालीमी जो सूरत हाल थी वो वो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह थी वो अच्छी थी। माशाल्लाह, माशा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। तो गो के छोटा घर था, हम 11 बहन भाई थे, लेकिन उस बार मेहमानदारी भी बहुत होती थी, लेकिन उसी में पढ़ना उसी तरीके से, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें कोई ऐसी
और स्पोर्ट्स भी किया, क्लास में मॉनिटर्स भी रहा, फिर चीफ प्रीफेक्ट भी रहा स्कूल का, वहाँ भी था, फिर स्प्रिंगफील्ड में भी था। तो असातिज़ा किराम का बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो बचपन के कुछ ऐसे ख़ास मशागिल जो आपके बहुत पसंदीदा हों, जो आपने जिसको बहुत देर तक अपने साथ रखा हो? देखें, वही जो यानी तालीम के अलावा जो दीगर मसरूफियात, यानी तालीम में बस ये खेल, मतलब ये हॉकी शाम को खेलना, लेकिन वो जैसे होता ना कि फिक्स्ड होता था। हॉकी तो बहुत जो है वो हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है उस ज़माने में, उस ज़माने में बहुत था। तो कोई ग्राउंड कोई ख़ास या वैसे ही आप लोग? सामने था मोहल्ले का, फिर मोहल्ले की टीम बनी होती थी, मोहल्ले वाले आपस में एक दूसरे मोहल्ले में खेलते भी जाया कर, टूर्नामेंट भी होते थे, उसमें भी जाते थे। वो रमज़ान में भी टूर्नामेंट हो रहे होते थे, ज़्यादा वही था। लेकिन ये था कि डिसिप्लिन लाइफ होती थी, मतलब आपको हम एक जो मगरिब की अजान से पहले आपको घर पे होना था। कभी ऐसा नहीं हुआ तो कि अब मगरिब के बाद में जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गया तो फिर वो आ जाती थी, नहीं तो मगरिब एक हद थी कि उसके बाद आप नहीं रह सकते। दूसरे ये कि बाकी फिर पढ़ाई शढ़ाई उसी में रहता था ज़्यादा, नहीं कोई ज़्यादा, मतलब मैं वो जिसको कहते नहीं कि शौक़, ऐसा कोई रुझान नहीं था ख़ास, वो फोकस था कि मुझे क्या करना है। अच्छा, बचपन में ज़ाहिर सभी ख्वाब देखते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हम जिन्हें अपना मकसद बना लेते हैं ज़िंदगी का। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब था बचपन में जो जागती आंखों के साथ देखा हो आपने और सोचा हो और वो बाद में कभी पूरा हुआ हो? आज तक बात ये थी कि मैंने एक तो ये डॉक्टर बनना था। अच्छा, ये सोचा हुआ डॉक्टर, ये हमेशा ये फिक्स था मुझे, मतलब शुरू से ही मेरा मतलब फोकस था और प्लान था कि मैंने डॉक्टर। ऐसा नहीं था कि जी कि ये वालिदैन ने कहा है कि ये डॉक्टर। तो आपके ख़ानदान में कोई अतराफ में, कोई करीब में कोई डॉक्टर नहीं था? मैं ही एक फैमिली का डॉक्टर, और मेरे एक डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के बाद कुछ एक अरसे के बाद फिर मेरा ये था कि मैंने कार्डियक सर्जन बनना है। अच्छा, तो ये दो मेरे ख्वाब थे। और फिर तीसरा ख्वाब हो कि मैंने कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाना है सिविल हॉस्पिटल, तो ये भी ख्वाब था। और फिर हालात, फिर आपके जो मिशन चेंज होता रहता है ज़िंदगी में और ख्वाब नज़र आते रहते हैं, फिर उसके लिए उस हिसाब से बनाता रहता है। माशाअल्लाह। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आज याद करें तो हंसी आए या दुख हो, कोई ऐसी शरारत, कोई वाक़या, कोई बात? ऐसा कोई शरारत कोई ऐसी याद कोई भी ऐसा वाक़या जो बताएं आप? नॉट रियली कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसमें जिसको कह सके कि जी। यानी कोई वालिदैन से कोई बात हुई हो, कोई इजाज़त नहीं मिली हो किसी चीज़ की, या उन्होंने मारा हो, या जो बच्चों की ज़िंदगी में होता है वो नानी के घर जाते हैं, कोई डेफिनेटली होता है कि, लेकिन मेरे ख्याल में कोई, क्योंकि मेरी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट थी ना। अच्छा, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें नहीं मिली कि जी। लेकिन ये है कि हमारा माहौल एक अच्छी दीनी माहौल था, फिर बुज़ुर्गों के साथ वो रहता था, जो भी आते थे उसमें जाना आना। एक ये था कि हमारा मैट्रिक तक हमने सिनेमा के इजाज़त नहीं थी, फिल्म देखने नहीं जा सकते थे, हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, किसी को नहीं थी। हमारे किसी ने भी मैट्रिक से पहले किसी ने मूवी नहीं देखी थी सिनेमा में जाके। और मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सिनेमा मेडिकल कॉलेज में जाके देखा था, जब जना फिल्म आई थी तब सब लोग गए थे, नहीं तब जाके फिर एक। लेकिन जब आप एक चीज़ जिसका पता ही नहीं हो, जिसमें जाना नहीं हो, तो फिर आपकी तालीम की इतनी मशगूलियत हो गई कि फिर उसमें नहीं हुआ। अच्छा, बचपन में आपने किसी बच्चों के रिसाले का मुताला किया हो कि कोई याद हो किसी रिसाले का? बचपन में हमारे वो एक होता था, बच्चों की दुनिया एक आया करता था, वो कब पढ़ लिया था। फिर जुगनू होता था, तालीम तरबियत होता था, नौनिहाल जो हमदर्द का होता था, ये नौनिहाल आपने पढ़ा? अच्छा, आपने ये फ़ैसला कब किया कि आपने मेडिकल फील्ड में, जैसे आपने बचपन में ही बताया कि आपको डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन फिर भी एक मैट्रिक तक और इंटर में आके आपने फिर सोचा होगा ना कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो फ़ैसला फाइनल यानी आपने डिस्कस करके वो कब उसका किया? फाइनल तो उसी वक्त हो चुका था ना, जब मैंने डॉक्टर बनना है। इसीलिए मैं जो स्कूल में था, जो फुलर्स, वहाँ पर साइंस नहीं थी, ठीक है ना। क्लास में 8 से मैंने फिर शिफ्ट किया, स्प्रिंगफील्ड में आ गया जो साल में था, क्योंकि मुझे साइंस लेनी थी और फिर उसमें बायोलॉजी लेनी थी कि ताकि मैं मेडिकल में चले जाऊँ। और फिर उसके बाद वो मेरिट पे आता गया। उस ज़माने में फिर आपका जोन होते थे, फिर आदमजी साइंस कॉलेज गया, वहाँ से मैंने FSC किया। अच्छा, और फिर डाउन मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे चला गया। तो आपने सेहत के शोबे में ही जाने का फ़ैसला क्यों किया
और इस फैसले को करने में आपको किन मुश्किलात का सामना आगे जाकर करना पड़ा, कि मजमूई तौर पर? देखिए, जो मजबूरी मुश्किलात। सेहत के शोबे पे जाना, हमारे ज़माने में एक होता था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे। अच्छा। ठीक है ना। जो बचपन में कोई सवाल आप बच्चों से पूछते ना कि तुम बड़े होगे क्या बनोगे, वो कहते हैं डॉक्टर या पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर। और इन दोनों में जिसको नहीं मिलता था वो कॉमर्स में चला जाता था। तो लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फोकस्ड होते हैं कि जी तो मेरा ये था कि मैंने फोकस उसमें जाना है। और इसीलिए डॉक्टर, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन था और नोबेलिटी रखनी थी, उसके लिए वही एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह में लोगों की खिदमत करना है उसके लिए। अच्छा, बचपन में लोगों को एक ये भी शौक होता है कि पायलट बनना है बच्चों को, तो उस तरह का कभी ख्याल आया आपको? नहीं आया? वेरी फोकस, वेरी फोकस शुरू से, डे वन। सही। अच्छा, आपके ख़ानदान में आपके लिए तहर्रुक का ज़रिया सबसे ज़्यादा कौन बना? यानी जो फैमिली सिस्टम था, आप कह रहे हैं कि 11 बहन भाई थे और मेरे चचा भी होंगे और मामू वगैरह, नहीं सब है, तो सबसे लेकिन ज़्यादा बात ज़्यादा जो थे ना वो वालदैन, ज़्यादा ख़ास तौर पर वालिद साहब का। और मेरे ख्याल में उसका भी ज़्यादा हाथ था, उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा अपना भी था। तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो जैसे मैंने कहा कि एक दीनी घराना था, तो वालिद साहब का जो वो था कि वो ताजुद्दौज़ा इंसान थे, वालदा भी, लेकिन वालदा ज़रा खामोश तबीयत की थी। और वालिद साहब जो है ना, वो दुआ जो है ना बावाज़ करा करते थे। अच्छा। और अपनी दुआ में वो अपने बहन भाइयों को, उनके बच्चों के नाम ले लेकर, फिर अपने बच्चों के नाम ले लेकर। अच्छा। तो मेरे ने अब सारी उम्र अपने लिए एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। माशा। तो वो और किसी और कोई दुआ नहीं की, ना इज़्ज़त के लिए, ना पैसे के लिए, ना शोहरत के लिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आपकी इस तालीमी सफ़र में और प्रोफेशनल ज़िंदगी में सबसे गहरा असर किसी उस्ताद का रहा हो, तो अगर उनका आप बताना चाहें कुछ, कोई उस्ताद जो आपके। देखिए, दो उस्ताद, एक तो मैंने दो टीचर्स आपको बता दिए थे, वो जो स्कूल के ज़माने के। फिर मेरी स्प्रिंगफील्ड में जो हमारी जो प्रिंसिपल थी मिसेस नुसरत आगा, वो स्कूल, वो एक डिसिप्लिन्ड स्कूल था। और उसमें वैल्यूज़ को सिखाया जाता था और उसमें बहुत ज़ोर दिया जाता था अंग्रेज़ी को। और तालीम, उसका करिकुलम जो होता था, उस करिकुलम में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा भी उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। उस ज़माने में लिटरेचर में शेक्सपियर को पढ़ाया जाता था उस इंग्लिश में, जो कि उस ज़माने की इंग्लिश थी। तो बिल्कुल, तो उससे एक वो बना और वो और ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ें हैं, तो वो एक रोल मॉडल रही हैं हमारे। फिर मेडिकल में भी आके जो सर्जन रहमान, जो मेरे कार्डियक सर्जन, जो मेरे मेंटोर थे, उनका ज़िंदगी में बड़ा रोल रहा था, उन्होंने काफ़ी किया। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन चंद लोग तो जो आते हैं। इंडस अस्पताल के क़याम की क्या वजह बनी और क्या इसको कायम करना आपका ख्वाब था, जैसे आपने पहले बताया? देखिए, मैंने आपको कहा कि जैसे ज़िंदगी में मौक़े आते हैं जिसमें ख्वाब आते हैं, आप ख्वाब देखते रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर बन के इधर जाना है, वो करना है। तो द मेडिकल कॉलेज में मैंने 1979 में मैं इंटर हुआ था। और उसके साथ सिविल हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत बुरे हालात में होता था। तो 1979 में ही 3 सीनियर लोगों ने वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। तो क्योंकि वहाँ पर जो गरीब तरीन लोग आया करते थे, क्योंकि बिस्तर डॉक्टर तो मिल जाता, बाकी सारा आउट ऑफ पॉकेट होता था। दवाइयाँ लेके आए तो ख़ासतौर इंटीरियर्स और पाकिस्तान से ही आते थे। और हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आया, कोई बकरी बेच के आया, कोई भैंस बेच के आया, कोई अपना घर बेच के आता था। तो उसी में उन्होंने ये स्टूडेंट्स ने बना लिया था कि पैसे जमा करके जो गरीब लोग होते थे उनके लिए दवाइयाँ जमा करना, खून खरीद के दिया करते थे उस ज़माने में। जब मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ था, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एक नेक काम है। और तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर 81 में तक वो जो सोर्स ऑफ ब्लड था, वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे, जब ना ब्लड बेचा करते सिविल हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे लेटे हुआ करते। वो हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ब्लड बेचा करते थे। तो उनके ब्लड के अलावा सब कुछ होता ना, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस। तो ये स्ट्राइक पे गए थे 1981 में। अच्छा। तो तब हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया और फिर वहाँ से मैंने
हमने सोचा कि ये स्ट्राइक्स जो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था बिल्कुल है। कि हमने कहा सोचा कि ये हम उससे नहीं हो सकते इन लोगों के, तो ऐसा करते हैं कि अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। तो पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इस मुल्क में जो बना वो द मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया, और फिर हमने 1982 में शुरू किया, तो मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो वहाँ के बाद जो है ना, फिर उसके पहले होल ब्लड मिला करता था, फिर उसके फ्रैक्शन बनाने के लिए जर्मनी से हमने मशीन हासिल की, और फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया एज ए मेडिकल स्टूडेंट। फिर मैंने आके लोगों को सिखाया। इंडस का ख्वाब जो नज़र आया देखा गया वो देखा 1987 में। 86 में कराची में बम ब्लास्ट हुआ था एक मोदी बाज़ार के अंदर, जिसमें 75 लोग ज़ख्मी हुए थे और कोई 450-500 लोग 75 शहीद हुए थे और 450-500 लोग जो है ना ज़ख्मी हुए थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो मैंने जब देखा इमरजेंसी आना शुरू की, डेड बॉडीज़ आई, डेड बॉडीज़ में ज़ख्मी भी थे, बहुत बुरे हालात थे। तो उनको देखा, उनको फर्श पे ट्रीट किया, ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला। तो उस वक्त एक चीज़ नज़र आई कि जी बाहर जो लोगों का अच्छी चीज़ जो नज़र आई कि लोगों की एक लंबी लाइन थी जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है ना, क्राइसिस में से बेहतर कौम कोई नहीं है। तो जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने फिर एमरजेंसी को नया बनाने का सोचा, और फिर हम एक 100 बेड की एमरजेंसी अशोक शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट थे, उनके पास गए, उन्होंने उसका प्लान बना के दिया। उस ज़माने में 36 लाख का बजट बना, और पहली दफ़ा हमने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए। तो 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। इसमें 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 ये 40 बोरियाँ थी। सुभान अल्लाह। तो लेकिन उस ज़माने में हमको PWD ने बड़ा तंग किया था। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। मैं अगला सवाल यही आपसे कर रहा था कि इस सारे सफ़र में आपको किन मुश्किलात का सामना, ज़ाहिर है अब तो आपने इतना वक्त इसमें गुजार दिया है कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए होंगे, अब नई चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में शामिल हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उस वक्त याद होंगी कुछ नहीं है कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसमें मेजर क्या चीज़? देखिए सबसे बड़ा जो है ना, एक तो ये था कि जी हमने एक मॉडल भी एक अजूबा ख्वाब देखा था कि जी वो होगा और फ्री होगा और क्वालिटी होगी। तो लोगों को कन्विंस करना कि यार एक फ्री अस्पताल चल सकता है, बहुत मुश्किल, ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल। 99.99% लोग यही करते थे कि नहीं चल सकेगा। हमारा जो स्ट्रेंथ थी ना वो यकीन था अल्लाह के ऊपर, और यहाँ से था कि अल्लाह करेगा, और हम उस पर डटे रहे। क्या बात है। तो मुश्किलात यही आपकी, यानी मेजर मुश्किलात ये कि लोगों को ये एतमाद आना कि करना लोग माने, लेकिन उसके बाद जहाँ हम पहुँच गए अल्लाह में, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक अस्पताल से वहाँ पर। दूसरा चैलेंज जो आता था ना वो ये है कि अच्छे लोगों का मिलना, ह्यूमन रिसोर्स का मिलना, और ख़ास तौर पर HR जो है ना, देखिए हर एक में वो पैशन नहीं हो सकता, लेकिन बात ये कि एक अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने जो काम कराने होते हैं अल्लाह में रास्ते निकालता रहता है। अच्छा, तरक्की याफ्ता ममालिक के जो सेहत का शोबा है उसमें और पाकिस्तान के सेहत के शोबे में अगर कोई आप वाज़ेह फ़र्क बताएं, आपने ज़ाहिर दुनिया देखी है, दुनिया भर के शोबों का विज़िट किया होगा सेहत के, तो उसमें कोई वाज़ेह फ़र्क अगर आप बताएं? देखें वाज़ेह फ़र्क जो है ना, जिसको कहते हैं कि हमारे एक तो ये है कि जी आपका हेल्थ का बजट जो है ना वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, उसके ऊपर आप कोई हेल्थ केयर दे नहीं सकते, प्रायोरिटाइज नहीं है, ठीक है। जब तक हमारी प्रायोरिटी सही नहीं होगी हम अपने जो है ना एंड तक पहुंच नहीं सकते। दूसरा जो वाज़ेह फ़र्क आता है उनका जो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का जो इसमें आ रहा है बहुत हाई है। डॉक्टर ने तो एक दफ़ा देखना है, उसने शाम को एक दफ़ा फिर देख लेगा, 24/7 तो ये पैरामेडिक्स और नर्सेस देखते हैं, और उसको पूरा देखते हैं उसको। आप अगर आपने, और फिर हमने कोई एक स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं बनाया जिसको क्वालिटी की बात कर सकते हैं, और हमारी मिस डायरेक्टेड प्रायोरिटीज़ रही हैं। देखो हमको प्राइमरी केयर के ऊपर और प्रिवेंटिव साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन
इस मुल्क में आप साफ़ पानी का नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कि 67-70% जो है ना आपकी बीमारियाँ पानी वाटर बॉर्न है। तो मेजर फ़र्क ये है। सही। क्या आप हमें किसी ऐसे मरीज़ के बारे में बता सकते हैं कि जिसको आपने देखा और उसने आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा हो, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मरीज़ इब्तदाई दिनों में या अभी रिसेंटली? ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, मतलब ज़िंदगी में के बहुत वो हैं, और उसको मैं काउंट करना शुरू करूँ तो कुछ मुझे एक याद है। एक मरीज़ जिसका, जब मैं कार्डियक एज ए कार्डियक सर्जन उस मरीज़ को जब दिखाया तो उसका हार्ट का वाल्व का मसला था, और उसकी वजह से हार्ट उसका काफ़ी डैमेज हो चुका था। उसकी जो साइज़, अगर चेस्ट का एक्सरे अगर देखूं तो उसमें लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, तो हाफ से ज़्यादा, बाकी तो लंग्स ही होते हैं, बीच में थोड़ा सा हार्ट होता है। लेकिन उसका पूरा ये चेस्ट का एक्सरे के अंदर आपको लंग्स बिल्कुल साइड पे ही आते हैं, और वो पूरा हार्ट ही हार्ट था उसके अंदर। और मैं वो इंटीरियर सेंस से आया हुआ था, उनके वालिदैन को मैंने कहा कि ये बच्ची बचेगा नहीं, इसलिए जो है ना आप इसको दवाइयों पे रखें। बड़ी कोशिश की कि स्टेबलाइज करना है, दवाइयाँ देते रहें, लेकिन वालिदैन की भी ये पीछे पड़े रहते कि देखिए रोज़ रोज़ कुछ हो जाता है, अस्पताल भागना पड़ता है। मैंने कहा ये टेबल पे मर सकता है, इसके लिए उनको बड़ा समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपनी कोशिश करें, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ। तो मैंने उस दिन उस एक ही ऑपरेशन रखा कि लंबा हो जाएगा, इसको कोई टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहला ऑपरेशन मैंने उसको शुरू किया, और मैंने अंदर जाके देख के फिर एक फ़ैसला किया कि मैं इसका, क्योंकि हार्ट वाल्व होता है उसको आप निकालते हैं और आर्टिफिशियल वाल्व लगाते हैं उसके अंदर। ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं? ये बात थी कोई 2003-4 की, 3-4 की थी। तो उसकी लड़का था, मेरे ख्याल में 13-14 साल का होता था। तो सुबह मैं 8 बजे थिएटर में ले गया तो उसको, और 7:30 बजे चला गया, बेहोश किया, सब कुछ काम किया। मैंने बस एक चीज़ की, मैंने उसका हार्ट वाल्व, जो ओरिजिनल हार्ट था उसका वाल्व को निकाला नहीं। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि तो मैंने उसी के ऊपर उसका आर्टिफिशियल वाल्व लगा दिया। और फिर मैंने इसको, क्योंकि जब आप हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट को आप डिस्कनेक्ट करते हैं और हार्ट लंग मशीन पे रखते हैं, और जब आप ऑपरेशन करने के बाद आप उस मशीन की सपोर्ट हटाते हैं। तो जैसे मैंने उस मशीन की सपोर्ट हटाई तो वो हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया आराम से, और मैं कोई 9:30-10 बजे वापस आईसीयू में मरीज़ को ले जा चुका था आराम से। और फिर मैं सोचा था यार मैंने एक ऑपरेशन क्यों रखा। तो उस दिन फिर मेरा एक दोस्त आया तो कहने लगे यार अभी ऑपरेशन शुरू नहीं किया तुमने। मैंने कहा नहीं, तो आईसीयू में आ गया। तो वो एक परेशान, लेकिन उसके बाद वो आता रहा है, अभी भी कभी आके दिखाता है, अब जवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस पूरे सफ़र में, इंडस अस्पताल के इस पूरे क़याम में और इस पूरे सफ़र में आपके लिए क्या सबक रहा हो, क्या सीखा हो आपने, जो आप हमारे क़ारीन को और हमें बताएं ताकि हम उससे इस्तेफ़ादा करें? आपके लिए इस पूरे सफ़र में सबसे बड़ा सबक क्या रहा हो जो आप हमें भी बताना चाहते हो, कि जो इब्तदाई उम्र में लोग हैं और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करें? देखिए सबसे बड़ा बात जो है ना, मैं समझता हूँ जो हमारी स्ट्रेंथ रही है अभी तक है, वो यकीन है अल्लाह के ऊपर। और यकीन जो है ना यहाँ से है, उसके ऊपर पुख्ता यकीन। देखें वो करके देखें, आप छोड़ दें। लेकिन इस वक्त जब मैं शुरू कर रहा था लोग कहते थे कि नहीं चलेगा, आप 1 महीना 6 महीना साल पैसे देना शुरू कर देंगे। एक अस्पताल से आज हम 10 अस्पताल और सारा कोई 5 लाख मरीज़ माहाना देखते हैं। हमारा पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपये था, आज 57 अरब रुपये का बजट है। अब ये कितने होते हैं इसमें पैसे, कितने होते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। उसने कहना है कुन फयाकुन और हो जाना है। तो एक वो ये है। दूसरा, मैं हमेशा बच्चों को, अभी भी मेरी हमारा एक वॉलंटियर प्रोग्राम चलता है होप करके, वहाँ बच्चे आए हुए थे स्कूल के, मैं उनसे ये कह रहा था कि ख्वाब बड़े देखें, बड़े विजन बड़ा होना चाहिए। क्या? क्योंकि वो किसी का ख्वाब किसी की ज़िंदगी में पूरा नहीं होता। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र भी दे सकते थे। इनको जब तक दुनिया कायम है वो रहेंगे, जब तक सब मुसलमान रहेंगे, हो सकता था। लेकिन अल्लाह की सुन्नत नहीं, अल्लाह ने 63 साल दे दिए। उसके बाद फिर खलीफा, हम सब खलीफा हैं, हर एक का काम है उनके उस विजन को लेके आगे चलना है। ठीक है, तो इसलिए, और उसकी 2 प्रीरिक्विजिट हैं। किसी भी विजन के लिए, ड्रीम ख्वाब के लिए 2 प्रीरिक्विजिट है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और आपके पास अनलिमिटेड टाइम है।
ये जो हस्ती कराती है ना ये काम, क्या बात। उसके बाद ना वक्त की कमी है, ना वो सोता है, ना उसके पास सिफर की कमी है, इनफाइनाइट है ना, उसने कहना कुन फयकून और हो जाना। माशाअल्लाह। ये यकीन आप कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर जो है वो यकीन अगर अल्लाह पर कामिल है तो फिर हम कोई भी मैदान सर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में के शोबे में क्या ख़ास कमी है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर कोई सोचे, जैसे अभी तो हमें ये जो हालात नज़र आ रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि कोई संजीदा है ही नहीं। आपने कहा कि कोई डायरेक्शन लेस है हम, लेकिन अगर सोचें तो किस तरीके से अगर मैं देखा जाऊँ तो कि आज से बहुत पहले से अगर आप समझें कि जी जो मैं जब उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल देखूँ और आज का देखूँ उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया। डायरेक्शन ज़रूर होता है। अब वो चीज़ें देखें, विल की बात होनी चाहिए, विल डिसाइड होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रायोरिटी सेट कर दें। अभी जो चैलेंजेस हैं इस मुल्क में हेल्थ केयर के अंदर वो कोई एक सेक्टर नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसमें पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर को बैठना पड़ेगा, साथ को उसके डिफाइन करना होगा। जैसे जो कि हमें एक तजुर्बा किया कोविड के दौरान। अच्छा, कोविड में कोलैबोरेशन रही, देखिए प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, और सब मिल के बैठे होते थे। एक मैं कहना फैसले सारे बैठ के करते थे। NCOC चाहे वो TV पे जो भी सियासत चल रही हो, लेकिन बंद कमरे के अंदर एक ही वो प्रोसेसेस बनते थे, इस तरह करना है, इस तरह डेटा लेना है, इस तरह उसको रिएक्ट करना है। अगर वही चीज़ हम कंटिन्यू कर दें तो हेल्थ केयर को ठीक करना कोई मसला ही नहीं है। सही। अच्छा, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए रुझान से सेहत के शोबे के लिए ये मुफीद है या नुकसानदेह है? जैसे लोग ये कह रहे हैं, बातें होती हैं, अब आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि मुस्तकबिल की दुनिया में डॉक्टर्स की भी अब ज़रूरत नहीं होगी, आप AI बॉट से जो है वो अपनी जो है वो कैफियत बताएं और उससे प्रेस्क्रिप्शन ले लें, दवाएं हासिल कर लें, तो इसमें कितनी हकीकत है? AI वो बनाया किसने? इंसान नहीं बनाया है। तो इंसान तो हमेशा रहेगा, और इंसान भी जब इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं आज से 6 साल पहले मुझे किसी ने IBM ने इस्लामाबाद में बताया कि उनका वाटसन का एक वो था, AI का था, मुझे दिखाया। मैंने कहा कि यार इसमें ये चीज़, मैंने कहा इसमें डेटा डालेगा कौन? इंसान डालेगा। अब मुझसे मेरे पीछे पड़े होते हैं, डेटा दे दे मुझे, डेटा भेज दे दे। इस बेसिकली मशीन AI का सिर्फ फ़ायदा ये हो कि सेकेंड्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किसी इंसानी जहन उसको सारी चीज़ों करने में टाइम लगाएगा, उसमें ये होगा। तो ज़रूरत हमारी रहेगी इंसानी, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले क्या था, हम लोग वो हैं जनरेशन जिसने टेक्नोलॉजी को एकदम चेंज होते देखा है। बिल्कुल। मैंने मैट्रिक में जब आप फोटो स्टेट कराने जाते तो फोटो स्टेट मशीन नहीं होती थी, आप फोटोग्राफर को देते हैं, 24 घंटे बाद मिलते थे आपको, वो रिवर्स पॉजिटिव करके नेगेटिव करके आपको भेज देता था, 24 घंटे बाद मिला करते थे आपको। अब तो आपके मोबाइल पे अजीब हैरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही। जब वो टेलेक्स आया तो लोग क्या ज़बरदस्त चीज़ आ गई, कुछ दिन के फिर फैक्स आ गया, फैक्स तो अब गायब हो गया। अब आपके पास मोबाइल पे सब कुछ है, कैमरा भी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ें आसानी, और बनाई किसने है ये सारी चीज़ें इंसानों, तो इंसान रहेंगे तो ये होंगे। AI कोई नया सेहत का वो नहीं लेके आएगी, जो इंसान उसको देगा वही बनाएगा, फिर हम बनाएंगे कोई नई चीज़, कहेंगे इसको ऐसा करो, ऐसा कर देंगे। तो इंसानों के साथ रहेगा ये सारी चीज़ें। सही। तो पाकिस्तान में, वैसे आपके शोबे से मुताल्लिक़ नहीं है ये सवाल, लेकिन फिर भी आप बच्चों के लिए, पाकिस्तान में बच्चों के अदब का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं आप, कि बच्चों का अदब क्या है? और जब चेंज आता है ना तो चेंज करना पड़ता है चीज़ों को। अब किताबें लोग पढ़ते नहीं, ठीक है ना, लेकिन किताबें अब वो मोबाइल पे हो रही होती हैं, सारी चीज़ें उसी में है। क्योंकि अब बच्चे जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो एकदम वो घर पे हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हो, ये करते रहते। मतलब बेगम साहबा ने मेरी वो बच्चों के पढ़ाई कर दी कि तो हमेशा तो दिखा दी कि पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें से किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमारी जनरेशन में हमको उसमें नहीं आता, किताब हाथ में होना उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन ये है कि आपको चेंज के साथ दुनिया चेंज हो रही है, तो आपको जो है ना अब साथी को भी डिजिटल होना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो हमें डिजिटल किया अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये क्या वो चीज़ें होंगी। पहले आप देखें अखबार में इश्तिहार दिया करते थे, अब अखबार को कोई पूछता नहीं है। अब TV को भी नहीं कहते, अब कहते हैं सोशल मीडिया पर डालो, वो जो है ना व्हाट्सएप पे चले जाएगा। तो ये
वो चेंज होगा, लेकिन ये सोशल मीडिया में कौन लेके आए, हम लेके आए, इंसान ही लेके आएगा, उससे लेके आएगा। तो जितना जल्दी आप चेंज को अडेप्ट कर लें वो है, और लेकिन उसको अच्छे काम के उससे लिए अच्छे इस्तेमाल काम करें। के लिए इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्याल कभी आया मुस्तकिल तौर पर, कभी किसी मौके पे? कभी भी नहीं। कभी नहीं, आगे मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह कोई? मैं मतलब पाकिस्तान से जाने का तो सवाल ही नहीं है ना, मतलब ये कि जब स्टे कितना हाई है मेरा, ठीक है ना। भाई बात ये है कि देखें, इस मुल्क ने बनाया, इस मुल्क ने इज़्ज़त दी, और ऐसी इज़्ज़त है कि जी मुझसे एक सवाल किसी ने PTV पे एक प्रोग्राम था तो मुझसे कहने लगे कि आपने जो है ना जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है, और दूसरा सवाल ये था कि ये बड़ा थैंकलेस जॉब है। तो मैंने उनसे कहा कि आई बैक टू डिफर, इससे आसान काम कोई भी नहीं है अगर आपका मंबा सही है। क्या बात। और इससे ज़्यादा थैंकफुल जॉब कोई नहीं है। आप उस आदमी से पहुँचे हैं जो कि ट्रंकलाइजर के बावजूद भी उसको रात की नींद नहीं आती, और मेरे घर वालों मुझसे ये शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता है, इतने सुकून की नींद आती है। और आप किसी महफिल में चले जाएं जहाँ आपको कोई जानता हो, तो वो जब आप ज़मीन और आसमान के खुलाबे मिला देता है आपकी तारीफ करने के लोग आपके साथ ही हैं। मेरे साथ लोग चलते हुए परेशान होते हैं कि यार वहाँ तक आधे घंटे में पहुँचते हूँ जहाँ 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँ, ये कभी कोई पकड़ लेगा, कभी कोई कहेगा तस्वीर खिंचा लो, तो ये हर एक को नहीं मिलता है। अच्छा, आपने कहा आपका ताल्लुक़ पेशावर से है, तो हमने देखा कि आपने कराची से इंडस अस्पताल को शुरू किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? आपने तो बताया कि आप पैदा कराची में ही हुए, लेकिन आपने उस तरफ क्यों नहीं सोचा कि आप पेशावर की तरफ या खैबर की तरफ जो है वो इसका आगाज़ करें? देखें, जहाँ पर आप, मेरा शहर तो आई एम कराचाइट, अच्छा, ठीक है ना, मैं तो कराची में रहा हूँ ना, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ। मैं पेशावर जा सकता हूँ, हफ्ता 10 दिन के लिए चले जाऊँगा, लेकिन कराची वाला कहीं पाकिस्तान में और नहीं रह सकता। कराची में पला बड़ा है ना, वो कराची वाला है, उसके लिए इस्लामाबाद जाएगा तो और कि ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जिस शहर में जहाँ होते हैं तो आपकी वो होती है। और फिर इसके बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ थी। दूसरी बात ये है कि चैरिटी यहाँ ज़्यादा होती है, चैरिटी। और फिर आपके बाद पाकिस्तान में हर जगह होती है, लेकिन ये है कि फिर आपको यहाँ लोग जानते हैं, जहाँ से आपने शुरू किया था, तो सबको पता है, आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पता है, लोगों को सब जानते हैं, इसलिए कराची से शुरू हुआ। लेकिन फिर हम रुके नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान में अब हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा रिसाला ज़ाहिर क़ारीन भी पढ़ेंगे, जो बच्चे होते हैं और टीनेजर्स भी हैं और कलमकारान भी हैं, सभी पढ़ेंगे, तो उनके लिए अगर आप कोई कलमकारान को कोई बात बताना चाहें, सलाह देना चाहें कि वो किस तरीके से लिखें और किस तरीके से बच्चों को इस बात पर जो है वो यकीन दहानी कराएं कि वो अपनी इब्तदाई उम्र से ही अपने जो भी प्रोफेशन उन्हें सोचना है उस पर जो है वो यकीनी तौर पर देखें, सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त जो हालात है इस मुल्क के अंदर, इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है कि पॉजिटिविटी फैलाएं। नेगेटिविटी जो है ना, देखें, मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें, आप ये कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे, आपने कोई अच्छा काम किया, अपने आप को यार आज मैंने बड़ा काम किया, आप ये करके देखें, ऐसी एक एनर्जी आती है इंसान के अंदर कि यार कोई और करे या ना करे, यार खुद तो अपने आप को शाबाश दे सकता है इंसान, लेकिन वो पॉजिटिविटी फैलानी है। लेकिन नेगेटिविटी आप जो है ना, मैं तो पॉजिटिव बात भी हर चीज़ हर वक्त ये कह रहा होता हूँ कि ये हो जाएगा, सब लोग मुझे करते ही, और ये पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ पहुँचे, नहीं तो आदमी बैठ जाता है। चैलेंजेस आते हैं और लोग पूछते आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करता हूँ, एक ही रास्ता होता है, मुसल्ला बिछाया, वहाँ बैठी, अल्लाह पे रुजू कर लिया, कि मुसब्बिब असबाब तो वो है। अभी हालात जिस तरह के हैं, आपने भी बात की पाकिस्तान के, हम सब वाकिफ़ हैं मजमूई तौर पे जो हालात हैं, तो नौजवान जो तालिब इल्मी से इस वक्त गुज़र रहे हैं, प्रोफेशनल अपनी ज़िंदगी में जाने वाले हैं, तो वो हर वक्त यही सोच रहे हैं, उनको कहने वाले भी यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान से निकलो और जाके अपना मुस्तकबिल संवारो, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरीके से अपने आप को? देखें, एक तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनको देख लें, उनसे मिल लें, और जिन्होंने इन्हीं हालात में रहते हुए, इन्हीं हालात में, देखें हम तो वही यहीं रहे हैं ना, यहीं से किया है, सब कुछ है। अब आपके मॉडल को हार्वर्ड अगर केस स्टडी बनाता है, क्या, ठीक है ना, अगर मैं अभी भी दुनिया में, मैं अभी टर्की में 2 दफ़ा गया हूँ, एक महीने के गैप से, क्योंकि सीरिया में कुछ लोग इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो ये अब मॉडल ऐसा है ना जिसको लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से निकला है, तो ऐसी बात ही नहीं है। और अपने आप को
आप देखें और बेहतरी होगी। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो बेहतरी होगी। ऐसे देखिए, एक चीज़ होती है जिसकी एक इंतहा होती है, फिर उसकी नीचे आता है, फिर उसके बाद रिबाउंड होता है, और रिबाउंड बड़ा हाई होता है, का इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। कोई ऐसी बात या वाक़या जो हमें या हमारे क़ारीन को बताना चाहते हैं? कोई भी बात, वाक़या? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये मतलब पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं देखूं कि यहाँ पर ये सब कुछ जो हुआ है, सबसे पहले तो उसमें दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हुआ है। सबसे पहले तो ये बड़ा क्लियर है। फिर उसके बाद जो है ना, जो मरीज़ों की दुआओं की वजह से, और वो क्योंकि मरीज़ों की दुआएं जो अनइंटरप्टेड जाती हैं, मैं स्टाफ को कहता हूँ वो बिल्कुल सीधा जाती है। और मैं स्टाफ को ये भी कहता हूँ कि वीआईपी वो है, हम लोग नहीं है, जो मैनेजमेंट नहीं है, वीआईपी वो है। क्योंकि उसकी फिर बदुआ जो है ना, खुदा रहा उसकी बदुआ नहीं लेना, वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। दूसरी तो मरीज़ जिसके साथ भी आप अच्छाई करें, वो दुआ देता है ना, तो वो बड़ी तेज़ी से जाती है। लोगों की दुआएं लें तो आपकी ज़िंदगी कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। सही। कोई पैगाम देना चाहें हमारे क़ारीन या कलमकारान, वाक़िफ़कारान के लिए? देखें, सबको एक तो बड़ा आप लोगों का ये है कि इसके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर वॉलंटरीली करना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपकी डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है। हम पीडब्ल्यूए का जो काम किया ना, पीडब्ल्यूए हम समझते हैं कि मरीज़ को दवाई दे दी, खून कर दिया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन पीडब्ल्यूए ने बारी को बारी बनाया। वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसने मुझे उस बचपन से नेगोशिएट करना सिखाया। जब हम चीज़ें ख़रीदते थे तो उनसे नेगोशिएशन करते थे, पब्लिक डीलिंग सिखाई एक दूसरे के साथ। तो वो एक इदारा है जिसने हम लोगों को बनाया, और जो उस पीडब्ल्यूए से जो गुजर के निकला वो डिफरेंट डॉक्टर होता है, उसको फ़ीस लेना भी नहीं आता। तो वो इदारा बनता है, और अपना ये काम जारी रखें, क्योंकि इसके ऊपर इसी पे कौमें बनती हैं। इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। पॉजिटिविटी फैलाएं और ये काम करें, और यही करते रहें। अगर हम लोग ये भी कर लेना, पॉजिटिविटी फैलाते रहें ना सब लोग मिलकर, तो ये नेगेटिविटी वैसी, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रखता है, नेगेटिविटी को गायब करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए थैंक यू। कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त निकाल कर दिया।